हेलो एवरीवन, आज हम सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने ली है एल्यूमिनियम की कढ़ाई। आप कोई भी तवा ले सकते हैं और इसमें मैंने नमक डाला है। इससे मैं बहुत बार बेकिंग कर चुकी हूँ, इसलिए ब्राउन हो गया है। तो सबसे पहले मैं लूँगी मैदा, और आप यही कोशिश करना कि मैदा पैकेट वाला हो, वो खुला ना हो। ये केक मैं 2 kg का बना रही हूँ, इसलिए मैंने मेजरिंग कप से 3 कप मैदा लिया था और उस पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और बेकिंग पाउडर डाला है और इसे अच्छे से छान लेना है। और हम केक बनाने के लिए जो भी ड्राई चीज़ें लेते हैं उन्हें सबको छान कर ही लेना है। अगर आप केक बनाना सीख ही रहे हैं या केक बना रहे हैं तो आपके पास बेकिंग पेपर तो होना ही चाहिए। और जो मैंने ये केक टिन लिया है ना, ये मोमोज़ का स्टीमर है। आप लोग बस केक बनाने की प्रोसेस को देखते जाओ। आप लोग माइंड मत करना है कि ये कितना गंदा सा है, क्योंकि इसमें बहुत बार मोमोज़ बना चुकी हूँ, इसलिए इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब किसी दिन जब मुझे फुर्सत मिलेगी या मुझे कोई काम नहीं होगा, तब मैं इसकी धुलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन ले लूँगी, उस पर सबसे पहले मैं दही डालूँगी, फिर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी और इस पर पिसी हुई चीनी डालूँगी और इसे भी अच्छी तरह से छान लेना है। फिर इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। आप अगर जब भी केक बनाओगे तो सारी चीज़ें आपको पहले से ही ला के रख लेनी है, क्योंकि ये प्रोसेस हमें फटाफट करना होता है, किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी होती है। फिर जब स्मूथ सा बैटर हो जाएगा तो उस पर हम दूध डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर उस पर हम मैदा डालेंगे और जितनी भी ड्राई चीज़ें होंगी उन सबको एक साथ नहीं डालना है, कम कम क्वांटिटी में डालना है। जैसे हमारे पास अभी लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा मैदा ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा मैदा डालना है, थोड़ा दूध डालना है। इस तरह से हम एक थिक सा बैटर बना लेंगे, क्योंकि जो केक का बैटर है अगर वो ज़्यादा लिक्विडी होगा तो उसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर जो केक का बैटर है अगर वो ज़्यादा ही थिक होगा तो उस पर क्रैक आ सकता है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्पैचुला की हेल्प से केक को मत बनाने के लिए ट्राई करना, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि उससे वो रिजल्ट नहीं आ पाता है जो विस्कर से आ पाता है। इसलिए विस्कर से ही शुरू में केक बनाना सीखिए। और अगर आप केक बनाने से पहले ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सब सामान होता या काश मेरे पास केक टूल्स होते या कुछ भी होता तब मैं केक बनाना सीखती, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले जो किचन में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप उन चीज़ों से ट्राई कीजिए। मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वही है, गैस सिलेंडर सबके घर पे होता है, बर्तन सबके घर पे होते हैं। एक कढ़ाई ले लेना और कोई केक टिन ले लेना, या अगर आपके पास केक टिन भी नहीं है तो आपके पास एक कटोरी होगी, उसी पे ही बेक करना स्टार्ट कर दो। फिर हमने इस पर रेड फूड कलर डाला है। मैं फूड कलर पेपलियन का यूज करती हूँ, वो अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन ये देखो, ये मेरा स्पैचुला टूट गया, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन हम बिना स्पैचुला के केक बनाना तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा। अभी मैंने मीशो से ऑर्डर कर तो रखा है, अब वो आएगा तो मैं नए स्पैचुला के साथ वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद टैप टैप करना है, और कढ़ाई कब से प्रीहीट हो रही थी तो उस पर हम एक स्टैंड रखेंगे। उसके बाद अपने केक बैटर को और केक टिन को उस पर रख देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए। वैसे तो ये केक मैं 2 kg का बना रही हूँ, इसलिए इसे बेक होने में 1 घंटा से भी ज़्यादा लग सकता क्या लगा था। और इस पे मैंने कम कलर यूज़ किया था, इसलिए ये सुपर रेड नहीं बना है। वो तो बस मैंने आप सभी को दिखाने के लिए रेड कलर डाला था। अगर जैसे किसी को मैं रेड वेलवेट केक बना के दूंगी तो उस पर मैं ज़्यादा कलर यूज करूँगी। अब आते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप पे, जिसमें हमें परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम चाहिए, तभी तो हम केक में एजेस साफ कर सकते हैं और अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं, अच्छे फ्लावर्स बना सकते हैं। वो तो तभी होगा जब हमारे पास परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक बर्तन लिया है, उस पर एक रात पहले ही मैंने बर्फ़ जमाने के लिए रख दिया था। फिर उसके ऊपर मैंने व्हिपिंग क्रीम प्लेस कर दी है। व्हिपिंग क्रीम को हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखना है। अगर आपको कुछ क्वांटिटी चाहिए तो आप उसे निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसे बंद करके फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखिए। इससे जो क्रीम है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाती है। और क्रीम को व्हिप करने से पहले आप ये ध्यान देना कि क्रीम में कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, वो एकदम चिल्ड होनी चाहिए और एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। और जो ये हैंड बीटर यूज कर रही हूँ मैं, ये नोवा कंपनी का है। आपके पास कोई भी हैंड बीटर होगा ना, उससे
2 से 3 मिनट के लिए आपको 2 की स्पीड पे क्रीम को बिप करना है। अगर आप स्टार्टिंग से ही 7 की स्पीड पे बिप करने लगेंगे तो उससे क्रीम का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। और हैंड बीटर को हमेशा एक ही दिशा में घुमाना है। जब बिपिंग क्रीम में ऐसी धारी आने लग जाती हैं तब आप समझना कि आपकी क्रीम बिप होने वाली है। मैं तो ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2 केजी का केक बनाना है और मुझे ज़्यादा फ्लावर्स बनाने, इसलिए मैंने ज़्यादा क्रीम ली। क्रीम कम लेते हैं तो तब भी जो क्रीम होती है उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्रीम को आप ऊपर ऊपर व्हिप करोगे, लेकिन साथ में जो हैंड बीटर है उसको नीचे तक भी ले जाना, क्योंकि क्या होगा, ऊपर की क्रीम तो व्हिप हो जाएगी लेकिन नीचे की नहीं होगी। इसीलिए आप कोई भी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से क्रीम को अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद दोबारा से क्रीम को व्हिप कीजिए, तो जो नीचे की क्रीम है और ऊपर की क्रीम है वो मिक्स हो जाएगी और आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाएगी। अब मैंने पिसी हुई चीनी को अच्छी तरीके से छान लिया है। अगर आपने तुरंत भी चीनी को मिक्सी में पीसा है तब भी उसे डायरेक्ट कभी मत डालना। वैसे तो ये व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, लेकिन इस पर मैं थोड़ा ना थोड़ी चीनी तो डालती ही हूँ। और आप चाहते हैं कि आपकी क्रीम जल्दी मेल्ट ना हो तो आपको क्रीम के नीचे किसी बर्तन पर आइस क्यूब रखना ही रखना है, तभी आपकी क्रीम ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी या ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेगी, वरना वो मेल्टिंग प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है। अब क्रीम में चीनी डालने के बाद डायरेक्ट उसे हैंड बीटर से व्हिप मत करने लग जाना, नहीं तो जितनी भी चीनी है सब आपके मुंह पे ही आ जाएगी या फिर इधर उधर चले जाएगी। पहले उसको अच्छी तरह से मिला लेना, उसके बाद हैंड बीटर को ऑन करना। फिर उसके बाद वैसे तो 90% क्रीम व्हिप हो चुकी है, लेकिन 10% हम इसको और व्हिप करेंगे। अब देखो कैसे इस पे धारी आनी शुरू हो गई हैं, इसी स्टेज पर आपको लेके आना है। फिर उसके 2 मिनट बाद ही आपकी क्रीम मोस्टली व्हिप हो जाएगी। इस पे मैंने वनीला एसेंस डाला था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। बस 2 ड्रॉप ही मैंने वनीला एसेंस की इस पे डाली थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा था कि व्हिपिंग क्रीम में वो लोग कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैंने भी एक बार बनाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन उससे क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी। इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगी, आप थोड़ी ना थोड़ी शुगर डालिए ही डालिए। इस व्हिपिंग क्रीम में मैंने सिर्फ और सिर्फ वनीला एसेंस डाला है और शुगर डाली, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। लोग बाग इसमें साइट्रिक एसिड और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, आपको ये सब कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब क्रीम केक के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमारा स्पंज जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। और जो मैंने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगाया था उससे कितनी आसानी से निकल गया। अगर आपकी केक टिन भी ज़्यादा पतली हो तो आप उस पर बटर पेपर लगा लेना, तो केक ज़्यादा नीचे से जलेगा नहीं। अब ये स्पॉन्ज को देखिए, इसे देख के लगेगा कि ये घर पे बनाया गया है और वो भी होममेड इंग्रेडिएंट्स से। अब मैं ऊपर की लेयर इसे कट करके दिखाती हूँ। ये एकदम बाहर से थोड़ा ब्राउन ब्राउन जैसा लग रहा है, लेकिन ये अंदर से रेड है। अब हम इसकी सारी लेयर्स को काट लेंगे धागे की हेल्प से। मैं तो हमेशा धागे से ही काटती हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ा नाइफ़ है नहीं, और मैं मार्केट गई भी थी बड़ा नाइफ़ लेने के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही हो तभी हम केक बनाएं। हम कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके हम बना ही लेंगे। अब मैं चाकू से सबसे पहले कट लगा लूँगी कि मुझे कितनी लेयर्स बनानी है। फिर हम धागे से सारी लेयर्स को इक्वली काट लेंगे। इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, वरना स्पॉन्ज काटते टाइम बहुत ज़्यादा क्रम निकल जाते हैं और लेयर्स भी टूट जाती हैं। इसलिए मैं तो धागे से ही अपना काम चला लेती हूँ। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो चीज़ ट्राई करना। ये देखिए मैंने कितनी आसानी से लेयर्स को इक्वली काटा है और ब्रेड कितनी जालीदार बनी है, और अंदर से है ना रेड, क्योंकि इसमें मैंने रेड कलर डाला था। वो मैंने कम क्वांटिटी में डाला था इसलिए कम रेड हुआ। अगर हमें रेड वेलवेट केक बनाना होता तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में कलर डालते। और आप देख सकते हैं इस पे क्रम भी बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि केक को जब हम 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते तो वो अच्छे से अपने टेम्परेचर पर आ जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। अगर केक को ठंडा होने से पहले ही काट देते हैं तो उस पर कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट जाली नहीं बनी होती है। इसलिए
आप केक को रेस्ट दें, उसके बाद ही इस पे काम करें। अगर आप गरम गरम स्पॉन्ज में ही क्रीम से डेकोरेशन करने लग जाएंगे तो क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। मैं आपको अपनी स्टार्टिंग के बारे में बताती हूँ। जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे केक वेस्ट किए थे, लेकिन मैं कम क्वांटिटी में बनाती थी। आप जब भी कोई केक बनाओगे तो केक बोर्ड पर सबसे पहले क्रीम हमेशा लगाना, क्योंकि अगर आप उसे दूर भी ले जाओगे तो वो केक यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं, वरना केक खिसक जाते हैं और साइड में चले जाते हैं और बॉक्स से उनकी आइसिंग ख़राब हो जाती है। फिर मैंने ठंडा पानी लिया था, उस पर 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली थी। फिर उसे अच्छे से मिला के ब्रेड के ऊपर अच्छे से सब जगह डाला, जिससे ब्रेड मॉइस्ट बनी रहे। और अगर ज़्यादा 3-4 दिन के लिए आप बना के रख भी रहे हैं तो उसे अच्छे से सोक कीजिए, ताकि ब्रेड एकदम जूसी लगे, रूखी सूखी ना लगे। जो चॉकलेट गनाश केक होता है उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे बीच में ही रखें हमेशा, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो थोड़ी छोटी होती है। अगर हम उसे सबसे ऊपर ही रखेंगे तो हमारे जो केक के एजेस हैं वो साफ नहीं बनेंगे। इसीलिए सेकंड नंबर पे रखना या फिर बीच में ही रखना। फिर यही प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। हमने 4 लेयर बनाई है। और एक टिप और देना चाहूँगी, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जो सबसे नीचे की, उसे सबसे टॉप पे लगाना, क्योंकि उस पर कोई क्रम नहीं होता है, तो उससे हमारा केक बहुत ही आसानी हो जाती है उसे बनाने में। मैं तो हमेशा यही चीज़ फॉलो करती हूँ। आप भी ट्राई करना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो। आगे और भी वीडियोस आएंगी तो मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या इन्फॉर्मेटिव लगती And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be